प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेनिंग परीक्षा पर, जहां पर मैं कुलदीप सर आप सभी के लिए शुरुआत कर रहा हूं आज की एनसीईआरटी और लुसेंट सीरीज, जहां पर सबसे पहले आज पढ़ने वाले हम विज्ञान के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद दानी सर भी आ जाएंगे, पर सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आपके विज्ञान के क्वेश्चन। जिस तरह से कल हमने धमाकेदार शुरुआत की थी, कल नहीं सॉरी परसों हो रहा था कल, है ना, तो धमाकेदार शुरुआत की थी, आज और धमाके फूटने चाहिए। सभी बच्चे जो राह देख रहे थे कि सर ये कब शुरू होगा, शुरू हो चुका है और आज से रेगुलर होने वाला है क्लास। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की सेशन को। पर सबसे पहले बता दूं, जैसे कि आप सभी को पता है कि टीचिंग परीक्षा में जितने भी कोर्सेज लिए जाते हैं उन सभी कोर्सेज के ऊपर आपको फ्लैट 51% डिस्काउंट मिल रहा है। और अभी तक आपने अगर एनरोल नहीं किया है खुद को, तो जल्दी से एनरोल कर लेंगे और अपनी जो तैयारी हो अपनी, ठीक है, उसको और बुलंद और पुख्ता कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और हम क्या पढ़ने वाले, जैसे लुसेंट में सॉफ्ट, मीडियम, उसके बाद हार्ड, इजी, मीडियम, हार्ड, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे ही हम आगे लेके जाएंगे। ठीक है, चलेगा। चलिए, तो हम सबसे पहले आपका बेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेस। उसके बाद उसके ऊपर ईंट रखे जाएंगी और उसके बाद आपकी इमारत बनने वाली है। इसी तरह से हम जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सभी लोग आंसर करेंगे और अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? यूनिट ऑफ वर्क। किसकी इकाई रहेगी? बहुत बढ़िया, ये रहेगी आपकी जूल की। किसकी रहेगी? एक ऑप्शन से पेट भरने वाला है नहीं, सभी लोग मुझे बताएंगे ये जूल और किसकी इकाई है? ये और किसकी इकाई है? किसकी इकाई है ये? न्यूटन किसकी इकाई है? सभी लोग बताएंगे। ये वैट किसकी इकाई है? उसके बाद ये डाइन किसकी इकाई है? सभी लोग जानना है। लुसेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं तो बेसिक से जाने वाले। ठीक है, और जूल किसकी इकाई रहेगी? ये आपकी एनर्जी की इकाई रहेगी, जिसे बोलेंगे हम ऊर्जा। उसके बाद न्यूटन किसकी इकाई रहेगी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, यहाँ पे ठलुआ बैठे नहीं रहेंगे। न्यूटन किसकी इकाई रहेगी? ये रहेगी आपकी फोर्स की, माने कि जिसे बोलेंगे हम बल। ये वैट किसकी इकाई रहेगी? चलिए बताइए, ये वैट किसकी इकाई है? ये है इकाई आपकी पावर, जिसे हम बोलते हैं शक्ति। क्या बोलते हैं? शक्ति। और ये डाइन किसकी इकाई है जी? ये भी आपकी बल की ही इकाई है, पर ये कौन से सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में। कौन से सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में। आप सभी को पता होगा न्यूटन माने क्या होता है जी? न्यूटन माने होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही डाइन माने क्या होता है जी? ये होता है आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बस यही दोनों में अंतर है और ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है जी? हाँ, प्लेलिस्ट भी बन जाएगी आपके लिए। एनसीईआरटी और लुसेंट के जो भी सेशन रहेंगे सब सेपरेट रहने वाले हैं। ये सबको समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, आपका क्लास 9 का जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, वहां पे वर्क और एनर्जी है चैप्टर होगा, आपने पढ़ा होगा। वहां पे कंसेप्ट रखा गया है कि क्या कभी भी बल प्लस या माइनस हो सकता है। चलिए सभी के लिए क्वेश्चन है, क्या कभी कार्य प्लस हो सकता है, कभी माइनस हो सकता है, या कभी जीरो हो सकता है? चौथा ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ अबव और पांचवा रहेगा आपका नन ऑफ अबव। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए सभी के लिए कंसेप्ट रख रहा हूं समझने के लिए। सभी बताएंगे क्या कभी कार्य प्लस हो सकता है, क्या माइनस हो सकता है, क्या जीरो हो सकता है, या ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ अबव? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। और ये आप भारत में होने वाली हर एग्जामिनेशन के लिए ये सीरीज काम आने वाली है। आप चाहे कांस्टेबल का दो, चाहे चपरासी का दो, या भाई साहब कलेक्टर का दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पे रहेगा आपका भाई साहब ऑल ऑफ अबव। कार्य आपका शून्य रह सकता है, कब रहेगा? ये रही केस शून्य वाली। ये कहा है आपकी प्लस वाली है और ये आपकी माइनस वाली है। और ये शून्य, प्लस और माइनस कब होता है ये भी देख लेते हैं। आप सभी को पता होगा आपका वर्क माने कि कार्य का बेसिक फार्मूला ये है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब ये थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। ये थीटा क्या है? ये कौन है? किसके बीच का? बल और विस्थापन के बीच का। किसका? विस्थापन के बीच का है। और जब कभी भी इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा, उस टाइम पे आपका कार्य जो है
प्लस माइनस और जीरो रहेगा। चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे, ये थीटा इज इक्वल टू जीरो अगर रहता है, कॉस थीटा अगर जीरो हो जाता है, उस केस में आपका कार्य कैसे रहेगा? चलिए बताइए, जब 90 हो जाए उस टाइम पे कार्य कैसे रहेगा, और जब 180 हो जाए उस टाइम पे कार्य क्या रहेगा? आंसर करेंगे, चलिए बताइए। थीटा इज इक्वल टू जीरो कब रहेगा? थीटा इज इक्वल टू जीरो आप जब इसमें पुट कर दोगे तो कार्य क्या आएगा? प्लस आएगा, माइनस आएगा, जीरो आएगा, क्या आएगा? सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। क्या आएगा? ये प्लस आने वाला है। क्या आएगा? प्लस आएगा। इसका मतलब यह है कि आपका बल और आपका विस्थापन एक ही दिशा में है। इसका मतलब क्या है? इसका क्या रहेगा? ये रहेगा जीरो। इसका मतलब यह है बल और विस्थापन दोनों के बीच का एंगल आपका 90 रहेगा। 180 है, इसका मतलब क्या है? कार्य आपका निगेटिव है, -1 है। इसका मतलब क्या है? आपका बल और विस्थापन भाई साहब दोनों में कितने का एंगल बन रहा है? 180 का बन रहा है। यह है कंसेप्ट, ये है कंसेप्ट। सबको कंसेप्ट अगर समझ में आ गया है तो अगले प्रश्न के ऊपर जाएंगे और सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए बताइए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। आंसर क्या रहने वाला है? इफ अ फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन द वेस्ट डायरेक्शन, सभी को दिशाएं पता है, ये आपकी नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट है ना। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए अच्छे से। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर वेस्ट डायरेक्शन में बल लगाया जा रहा है, इस डायरेक्शन में बल लगाया जा रहा है, और उसका विस्थापन जो है भाई साहब इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो पूछा गया है आपको कार्य कैसे रहेगा? सभी लोग आंसर करेंगे यहां पे, क्या रहेगा आंसर? चलिए बताइए जल्दी जल्दी, कमेंट करेंगे सभी लोग, क्या रहेगा आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या रहेगा? यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, एंगल आपका 180 डिग्री बन रहा है, माने कि कार्य कैसे रहेगा जी? निगेटिव रहेगा। कैसे रहेगा? निगेटिव रहेगा। और देखिए बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया है। बस देखो, आप भविष्य में टीचर बनने वाले हो, और जब कभी भी कोई क्वेश्चन अगर बच्चा पूछता है तो उसका आंसर देना आपका कर्तव्य होता है, पर वो क्वेश्चन पूछने से पहले आप ऐसे पढ़ा दो कि उनके मन में कुछ क्वेश्चन ही ना रहे। बस इसी तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर करते करते आगे बढ़ना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए, ये किसकी इकाई रहेगी? पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? आंसर करेंगे, पारसेक किसकी इकाई है? देखिए, आपका जो भविष्य है वो वर्तमान के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करोगे, आगे जाकर क्या होने वाला है भाई साहब, है ना। बहुत बढ़िया। यह आंसर रहेगा आपका डिस्टेंस की। किसकी इकाई है? डिस्टेंस की रहेगी। यह आपको सबको याद रखना है, ठीक है। पारसेक, और ये दूरी गिने की, ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, माने कि ग्रहों ग्रहों के बीच में की दूरी रहेगी, सूरज और दूसरा तारा रहेगा, ब्रह्मांड में जो विभिन्न तारे हैं उनके बीच की दूरी गिनने के लिए पारसेक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे पास और दो है, वो कौन कौन से है वो देख लेते हैं। यहां पे देखिए, आपको ये 3 यूनिट आपको याद रखने हैं। इनको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। माने कि पहला है आपका एयू। पहला क्या है? एयू। एयू मतलब क्या है? ये भी आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, और ये भी दूरी मापने का जो है एक आपकी इकाई है। किसकी दूरी? जो आपके अर्थ, माने कि आपके आपके मेरे सबके, ठीक है, धरती और जो सूरज है, जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है, और सूरज है, धरती और सूरज बता रहा हूं, धरती और सूरज के बीच का जो अंतर है, इसे एयू बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। और ये अंतर देख लीजिए कितना है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ये है आपका एयू, धरती और सूरज के बीच का अंतर। उसके बाद होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या है? एक साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा, प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा, उसे बोलेंगे हम लाइट ईयर। सभी लोग मुझे प्रकाश की गति कितनी होती है बता देंगे। प्रकाश की गति कितनी होती है जी? प्रकाश की गति कितनी होती है? सभी लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। कितनी कितनी गति होती है? ये होती है 3 गुना में 10 का घात 8
मीटर पर सेकंड। इतनी जबरदस्त उसकी क्या होती है, क्या है उसकी गति है, उसका स्पीड है। और इस स्पीड से एक साल में जो डिस्टेंस जाएगा वो, अब एक साल में कितना डिस्टेंस जाएगा भाई साहब, वो जाएगा इतना, लगभग 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। उसके बाद आता है पारसेक। पारसेक सबसे बड़ी इकाई है, ये आपको ध्यान में रखने हैं, सबसे बड़ी इकाई है दूरी गिनने के लिए, और ये लाइट ईयर से भी बड़ी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। यहां पे पूछा गया है कि व्युत्पन्न इकाई कौन सी है, जो आपको ऑप्शन दिया है। ये क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा गया है, साथ में रेलवे में भी ये क्वेश्चन आया है, और साथ में आने वाले भविष्य में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए बताइए सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा। डिराइव्ड यूनिट माने कि व्युत्पन्न इकाई के बारे में बोला गया है। हमारे पास समंदर है 7, 7 है खंड हमारे, है ना, जमीन के विभाग जिसे बोलेंगे, और वही हमारे 7 है फंडामेंटल क्वांटिटीज भी 7 है, और व्युत्पन्न इकाई उसे छोड़कर सभी के सभी है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी, डिराइव्ड कौन सा रहेगा, जूल। क्या रहेगा, जूल। अभी हमने देखा ये जूल किसकी इकाई है, ये आपकी वर्क और एनर्जी, इन दोनों की इकाई है, और ये दोनों भी कैसी है जी, आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, माने कि ये व्युत्पन्न राशियां है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखते हैं इनको क्या बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोला जाता है, मूलभूत राशियां बोला जाता है। ऐसे क्वांटिटीज जो खुद के मापन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, खुद के मापन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, माने कि वो इंडिपेंडेंट होती है, निर्भर नहीं होती है, उनको बोलेंगे हम भौतिक राशियां। ये कितनी होती है जी, ये होती है आपकी 7। कौन कौन सी होती है, उसकी इकाई क्या है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सबसे पहले है लंबाई, उसकी इकाई रहेगी मीटर। दूसरा है मास, जिसे बोलेंगे हम द्रव्यमान, इसकी इकाई रहेगी किलोग्राम। तीसरा है आपका टाइम, माने कि समय, इसकी इकाई आपकी सेकंड। टेम्परेचर का केल्विन है, यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस लिख देंगे, पर यहाँ पे इकाई केल्विन है, आपको याद रखना है। उसके बाद करंट, इसकी इकाई है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे हम प्रकाश की तीव्रता बोलते हैं, उसका है कैंडिला। और तीसरा है आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर, माने कि पदार्थ की मात्रा कितनी है, इसकी इकाई आपकी मोल है। ये सभी के सभी आपको याद रखने हैं। इसके ऊपर कैसा भी क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। कल इसके ऊपर और क्वेश्चन लेके आऊंगा, ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। सभी को क्वेश्चन दिख रहा है, यहां पे पूछा गया है एसआई प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन होती है, आप सभी को पता है, जो कि एक व्युत्पन्न इकाई है। निम्नलिखित में से कौन इसका सही उत्पन्न इकाई व्यक्ति करता है, माने कि दर्शाता है। चलिए बताइए, हम न्यूटन को कैसे लिख सकते हैं। अभी अभी भाई साहब मैंने आपको बताया था न्यूटन माने कि क्या होता है। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। सभी लोग एक बार लाइक और शेयर भी कर देंगे जल्दी से, है ना, क्योंकि इतने मेहनत से आप सभी के लिए ये क्लास ले रहे हैं, रात रात भर जगकर सुबह तक काम कर रहे हैं, 3-3-4 बज रहे पीपीटी बनाने के लिए, एक एक क्वेश्चन निकाल के आपके लिए ला रहे हैं, है ना। तो आपका इतना कर्तव्य तो बनता है, आप लाइक और शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, दम लगाएंगे और आप कम से कम 1000 बच्चा आगे जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए बताइए क्या रहेगा। आप सभी को पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, माने कि द्रव्यमान गुना में त्वरण होता है। इसी से आपकी इकाई निकल जाएगी। मास को गिनेंगे हम किसमें, केजी में, और एक्सेलरेशन माने कि त्वरण को किसमें गिनेंगे जी, ये गिनेंगे ये गिनेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। किसमें गिनेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे बताइए इसकी इकाई कहां पे दिखाई दे रही है आपको, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, केजी मीटर सेकंड का पावर -2। भाई साहब ये कहां पे दिख रहा है, देखो कहां पे दिख रहा है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 2। किस किस का आंसर सही था, किस किस का आंसर सही था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से कोई बता सकता है जूल को कैसे लिखेंगे, जूल को कैसे लिखेंगे, चलिए बताइए। जूल माने क्या होता है, जूल माने क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, माने कि न्यूटन मीटर होता है।
तो न्यूटन मीटर को कैसे लिखेंगे बताओ भाई साहब? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर हो जाएगा। मान कि क्या आ जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2 आ जाएगा। ये रहा आपका जूल, ये रहा आपका जूल बाबा। ये कौन है? आपका जूल बाबा। सिर्फ दोनों में फर्क अगर देखोगे, सिर्फ एक पावर का है। किसका है? मास का। ठीक है, क्लियर है जी? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज डन टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम द रस्ट? अगर हमें लोहे को जंग से बचाना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। जूल बाबा, हाँ जूल बाबा तो चले गए। चलिए बताइए इसका आंसर रहेगा। जैसे कि मैंने हर बार बीपीएससी की क्लास में बोलते रहता हूं कि जो बच्चे बेरोजगार है उसको उनको धूपकाली में पता चलता है कि वो असली में बेरोजगार है। जब घर वाले बोलते हैं कि चलो उठो, कूलर को सुधारना है, पेंट लगाओ, है ना, ऑयल लगाओ और उसको दुरुस्त लगा के डालो, यही पर नहीं खत्म होती है बेरोजगारी। उसके बाद बोलेंगी पानी खत्म होने के बाद पानी में तुझे डालना है। ये होती है असली बेरोजगारी। ये होता है किसी फैमिली से किसी का शोषण करना, है ना, ये होती है बेरोजगारी। ठीक है, चलिए बताइए क्या करेंगे? पेंट लगाएंगे। पेंट लगाते हो कि नहीं लगाते हो? लगाते हो। गैल्वेनाइजेशन, आप सभी को पता है गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या होता है? आयरन के ऊपर जिंक को चढ़ा देना, इसको बोलेंगे हम गैल्वेनाइजेशन। अप्लाइंग ग्रीस, ये पता है आपको, गाड़ियों में अक्सर किया जाता है। जहां पे अक्सर पानी का कंटेंट आता है वहां पे ग्रीस लगा देते। माने कि आपका आंसर क्या रहेगा? ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। उसके साथ साथ एक और प्रोसेस है जिसे बोला जाता है, जिसमें हम मिश्र धातु बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? मिश्र धातु बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि स्टील है, स्टील, स्टेनलेस स्टील जिसे बोलते हैं, मिश्र धातु है। यह पता है किससे बना है? इसमें मुख्य धातु आपका आयरन है, माने कि लोहा है, और इसके साथ जो है क्रोमियम को डाला जाता है। किसको? क्रोमियम को डाला जाता है। और इन दोनों को जब मिक्स करके हम स्टील बनाते हैं तो भाई साहब उसे बोलेंगे हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, जो हम घर में बर्तनों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा रस्टिंग प्रिवेंट करने के मेथड। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है आप सभी को पता है, सिंपल सी बात है, जिंक का सॉल्यूशन होता है और भाई साहब उसे डुबाकर ऐसे निकाला जाता है। डुबाओ, बाहर निकालो। ठीक है, कोटिंग चढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट ईयर किसकी इकाई है? चलिए एकदम फंडामेंटल और बेसिक वाले क्वेश्चन ले रहा हूं आज सभी क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, है ना, सभी क्वेश्चन आना चाहिए, फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट की तरफ बढ़ेंगे। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, क्या रहेगा इसका उत्तर? लाइट ईयर किसकी इकाई रहेगी? ये आपकी दूरी की इकाई रहेगी। किसकी रहेगी? दूरी की रहेगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसकी इकाई क्या है भाई साहब? लक्स, ये भी एक इकाई है, इसे भी आपको ध्यान रखना। प्रकाश की तीव्रता गिनना है, तीव्रता, है ना, ब्राइटनेस नहीं, तीव्रता, तीव्रता को गिनेंगे लक्स। लक्स साबन सभी को पता है, हेमा मालिनी पता है सभी को ऐश्वर्या राय पता है, सभी को दीपिका पादुकोण पता है ना। बस उनके साथ ही आपने लक्स को भी देखा होगा, उनके साथ ही आपने लक्स को भी देखा होगा, और वही ये लक्स है। लक्स का मतलब क्या है? उजाला। लक्स का मतलब क्या है? उजाला। ये लक्स वहां से आया है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि उस साबुन का नाम लक्स क्यों रखा है, पर अभी आपको पता चल गया होगा कि उस साबुन का नाम लक्स क्यों रखा है, क्योंकि उस साबुन से अगर आप नहाओगे तो आप ऐश्वर्या राय बन जाओगे। क्या बन जाओगे? ऐश्वर्या राय बन जाओगे। इस साबुन से आप नहाओगे तो भाई साहब आप दीपिका पादुकोण बन जाओगे, है ना। सोनाली बेंद्रे नहीं, अभी सोनाली बेंद्रे का जमाना चला गया, अभी दीपिका पादुकोण क्या बनेंगे? दीपिका पादुकोण बनेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। What type of motion does a car exhibit when moving on a straight road? अगर कोई कार सीधी गति में जा रही है, अपनी सीधी दिशा में, तो वो कौन से प्रकार का गति प्रदर्शित करेगी? चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? अनुष्का शर्मा, करीना कपूर, हाँ भाई साहब सब कुछ बन जाओगे आप।
बस एक बार नहाते समय लक्स साबुन को लगा लेना। और उसमें गोल्ड कॉइन भी मिलता था हमारे जमाने में, पता नहीं अभी मिलता है कि नहीं, पता नहीं, पर वहां पे गोल्ड भी मिलता था, पर किनको मिला अभी तक पता नहीं है, पर गोल्ड कॉइन मिलता था ऐसे बताया जाता था। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका लीनियर मोशन। क्या रहेगा जी? लीनियर मोशन रहेगा। ये बाकी तो आपको पता है, बाकी आपको पता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, हाँ, लीनियर मोशन के बारे में पता है आप सभी को। ठीक है, सीधी रेखा में होता है, उतना कुछ ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम? इसको थोड़ा सा आराम से सॉल्व कीजिएगा, इसे थोड़ा सा आराम से सॉल्व कीजिएगा भाई साहब। ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिएगा। हाँ, हमें पता है जी, हमें पता है, बस आपको याद रहे इसलिए हम बताते हैं कि लक्स से नहा दो भाई साहब। अब एक बात समझ में नहीं आई, लक्स से नहाने की एडवर्टाइज जो है अभी तक किसी मर्द ने नहीं की। आपने देखा है कि लक्स की एडवर्टाइज किसी शाहरुख खान ने की होगी, लक्स की एडवर्टाइज किसी ऋतिक रोशन ने की होगी, सलमान खान ने की होगी? इसका मतलब क्या है? वो सिर्फ लेडीज के लिए बना है। और मुझे पता है कि लक्स, अगर घर में एक लक्स साबन है, उसमें मर्द भी नहाता है और औरत भी नहाती है। औरत भलाई अब दीपिका पादुकोण बन जाएगी, पर मर्द कभी सलमान खान नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ चलिए भाई साहब, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? हाँ, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका लाइट ईयर। क्या रहेगा? लाइट ईयर रहेगा। ठीक है, लीप ईयर, लूनार मंथ, और ये दोनों भी जो है आपके समय की इकाई है, ये आपकी समय की इकाई है। और लाइट ईयर जो है, जो अभी अभी आप ही ने बताया था भाई साहब, ये आपकी दूरी की इकाई है। किसकी है? कोई बना क्या सलमान खान? बताओ भाई साहब, लक्स के नाने बाद। ठीक है, हाँ, दूरी की इकाई है। ठीक है, ये आपको अभी अभी देखा। अब लीप ईयर आप सभी को पता है, लीप ईयर आप सभी को पता है। लीप ईयर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा साल जिसमें 366 डेज रहे। कितने रहे? 366 डेज रहते हैं। अब ये 366 दिन हर 3 साल के बाद एक दिन ऐड हो जाता है। अगर मैं आपको पूछूं कि एक साल में समय कितना होता है, एक साल में समय कितना होता है, तो क्या इसका कोई आंसर बता सकता है मुझे? क्या इसका कोई आंसर बता सकता है? इसका आंसर रहेगा भाई साहब, कोई बताएगा? इसका आंसर रहेगा 365 दिन, है ना? और भाई साहब साथ में जोड़ दो 6 घंटे। कितने? 6 घंटे। ये एग्जैक्ट टाइम होता है आपके एक साल का। कितने? सर आप कौन से साबुन से नहाते हो? भाई साहब हमको जो मिली वो नहा लेते हैं, कभी कभी तो नहाते भी नहीं है, वो छोड़ दीजिए। ठीक है, हमारा छोड़ दीजिए। 365 दिन, जिस दिन में आपको सलमान खान दिखने लगूंगा ना, समझ लेना मैं लक्स से नहा रहा हूं। ठीक है, हाँ, 365 दिन और 6 घंटे, और हर साल में 6 घंटे ऐड हो जाएंगे। पहला साल 6 घंटे, दूसरा साल 12 घंटे, तीसरा साल 18 घंटे, और चौथे साल में भाई साहब 24 घंटे ऐड हो जाएंगे, माने कि एक दिन ऐड हो जाता है। इसीलिए हर चौथे साल में जो आपका साल आता है उसमें 366 डेज होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। उसी तरह से लूनार मंथ जो है, ये भाई साहब चंद्र की जो पोजीशन होती है, मून की जो पोजीशन होती है, उसके हिसाब से रखा जाता है। देखिए, ये रहे आपके लूनार। आपको पता है एक लूनार साइकिल जो होती है, ठीक है, एक लूनार साइकिल ही बोलेंगे उसे, वो होती है आपकी 29.5 डेज की। कितनी होती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उसे हम चंद्र कैलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूनार कैलेंडर बोलते हैं। और वो कैलेंडर में एक लूनार साइकिल मतलब होता है 29.5 डेज होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। माने कि चंद्र जो है एक कला, माने कि 29.5 डेज में 29.5 दिनों में एक पूर्णिमा और एक अमावस आके चली जाती है ना? यही इसका मतलब है। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए यहां पे पूछा गया है कि कौन सी इकाई यहां पे मेल नहीं खाती, नॉट मैच। चलिए देखिए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। और मैं जितने भी यहां पे क्वेश्चन ले रहा हूं, सीधा सीधा जो आपकी 2024 की जो अपडेटेड लूसेंट है ना, उससे है। और अभी अपडेटेड हुआ जो आपका एनसीईआरटी है, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन बना के लाया हो, उसी से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है,
चलिए बताइए, इसका आंसर बताएंगे। डेसिबल की इकाई साउंड, जी हाँ बिल्कुल सही है। हॉर्स पावर आपको पता है पावर की इकाई है। नॉटिकल माइल भाई साहब आप सभी को पता है यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। पता है कि नहीं पता है? पता है ना? बहुत बढ़िया, देखिए सभी लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हैं और इसका आंसर रहेगा आपका सेल्सियस। ये जो है आपको गलत बताया गया है, नॉट मैच बोला है। और सभी लोग मुझे बताएंगे ये सेल्सियस किसकी इकाई है जी? ये इकाई है आपकी तापमान की। किसकी? तापमान की। और यूनिट ऑफ हीट कितनी रहेगी? कितनी रहेगी? किसकी रहेगी? ये रहेगी आपकी ऊष्मा की। किसकी? ऊष्मा की। ऊष्मा की इकाई क्या रहती है? क्या रहती है? वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है, माने कि जूल, कैलोरीज, ये सभी इकाई जो है आपकी यूनिट ऑफ हीट रहेगी। क्लियर है? और सभी लोग मुझे बताएंगे यहां पे जो हॉर्स पावर है, घोड़े की शक्ति यहां पे आ रही है, वो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, देखते हैं कौन आंसर करता है इसका। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मच? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मच? 746 क्या? बहुत बढ़िया, 746 वैट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। और 1 नॉटिकल माइल जो है ये समुद्री दूरी जो होती है ना, समुद्री दूरी गिनने के लिए इस्तेमाल की जाती है नॉटिकल माइल। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। नॉटिकल माइल किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? जो हम समुद्री दूरी नापते हैं, है ना, उसके लिए, मापने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। और 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू कितना होता है? 1852। कितना होता है? 1852। चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे, आपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा, है ना, वहां पे दानिश सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है, मुझे पता है। सभी लोग मुझे बताएंगे 1852 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए बताइए, 1852 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन बताएगा इसका आंसर? कौन बताएगा इसका आंसर? 1852 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? चलिए जल्दी से बताइए। उसी के जमाने में आप सभी को पता है भाई साहब, बहुत सारी मॉडर्न, माने कि क्या बोलेंगे, रेलवे उसी के जमाने में शुरुआत हुई थी। जो तार की सुविधा थी वो भी उसी के जमाने में शुरुआत हुई थी। और भाई साहब सिविल डिपार्टमेंट में शायद उसी के जमाने में शुरू हुआ था। कौन थे वो? यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं डल हाउसी थे। कौन थे जी? डल हाउसी थे ना? हाँ, डल हाउसी थे। डल हाउसी थे। डल हाउसी थे, है ना? तो डल हाउसी मुझे बताइए, इंडिया में कौन से मार्ग से आए थे? समुद्री मार्ग से आए थे। कौन से मार्ग से आए थे? समुद्री मार्ग से आए थे। ये आपको याद रखना है ना? माने कि आपको अभी याद हो जाएगा कि 1 नॉटिकल माइल माने कि डल हाउसी 1852 में समुद्री मार्ग से कहां से आया था? इंग्लैंड से भाई साहब भारत में आया था। आपको याद हो गया? मुझे पक्का पता नहीं, मैंने इतिहास ज्यादा नहीं पढ़ा है, पर मुझे पता है, ठीक है? तो आपको याद रखना है 1852 में एक्चुअली क्या होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रही आपकी इकाई, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करेंगे सभी लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? चलिए इसके बारे में बताते हैं, अभी देखते हैं कौन कौन इसका आंसर करता है। प्रतिरोधकता की ऐसा ही इकाई क्या है? चलिए बताइए। ये एनडीए में आया है, एनआई में आया है, 2022 में अभी अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए बताइए। माने कि दुनिया में, हमारे भारतवर्ष में जितने भी अभी तक एग्जामिनेशन हुए हैं, उन सभी एग्जामिनेशन का एक्सट्रैक्ट आपको मिलने वाला है भाई साहब। और मैं बोल रहा हूं, आप बीपीएससी के साथ यूपी टेट, सी टेट, उसके भारत के बाद अभी एसएससी दे रहे हो, उसके बाद आईपीएस की एग्जामिनेशन दे रहे हो, आईएएस बनना चाहते हो, कोई भी एग्जामिनेशन दे दो, उन सभी के लिए ये काम आने वाले हैं। चलिए सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। सभी लोग बोल रहे हैं बी बी बी, हाँ, और बिल्कुल सही है। इसका आंसर बी ही होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? आप सभी को पता है कि रेजिस्टिविटी मतलब क्या होता है। पहले तो ये फार्मूला आप सभी को पता है, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए होता है। और यहाँ पे जो आपको रो दिखाई दे रहा है, RHO, रो, और यही आपकी प्रतिरोधकता है। यही आपकी क्या है जी? प्रतिरोधकता है। और इसकी अगर इकाई हमें निकालना है तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा जी?
रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाय एल आएगा, और माने कि इसकी इकाई क्या है जी, ओहम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, एक एक मीटर कैंसल, ओहम मीटर, क्या आ जाएगा, ओहम मीटर। यही आपका आंसर रहेगा, यही आपका आंसर रहेगा। एक और क्वेश्चन आपको पूछता हूं, ये रेजिस्टिविटी कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर निर्भर होती है, चलिए बताइए। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, कौन से फैक्टर के ऊपर निर्भर होता है। दो फैक्टर आपको याद रखना है, पहला है भाई साहब तापमान, पहला कौन सा है, तापमान, और दूसरा है भाई साहब मटेरियल कौन सा है, वो वस्तु कौन सी है जहां से आप करंट को बहा रहे हो, मान कि वो चांदी है, सोना है, एल्यूमिनियम है, क्या है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। ये आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये भी एनडीए और एनआई से पूछा गया है, जिसके बारे में अभी अभी हमने डिस्कस किया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है, बताइए फास्ट। सभी लोग लाइक भी कर देंगे, बस 1000 लाइक के पास पहुंच गए, थोड़ा सा दम लगाओ भाई साहब। 1 2 3 4, हाँ चलिए बताओ, लगाओ दम, लगाओ दम, 1000 लाइक अपने पूरे हो जाएंगे अभी, ठीक है। चलिए बताइए, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट रहेगा, कितना रहेगा, 746 वैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करेंगे जी, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। द सरफेस ऑफ द लेक इज फ्रोजन, किसी तालाब का ऊपर की सतह जो है भाई साहब बर्फ बन चुकी है इन विंटर, बट द वाटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड, पर उसके अंदर का पानी जो है अभी भी ठंडा है, अभी भी कैसे है, लिक्विड है, माने कि द्रव रूप में है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे जी, चलिए बताइए जल्दी जल्दी, फास्ट। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर देंगे भाई साहब, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी, है ना, सभी लोग बताएंगे। आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, उसके बाद द सरफेस ऑफ द लेक इज एट द सेम टेम्परेचर एज द एयर, नो हीट इज लॉस, भाई साहब तो ये वैसे भी गलत है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्या ये सही है, हाँ जी ये सही स्टेटमेंट है। उसके बाद नन ऑफ अबव, देखिए यहां पे पूछा गया है कि ये जो तालाब है, ये जो तालाब है इसके ऊपर ये बर्फ बना है, इसमें पूछा गया है कि अंदर का पानी बर्फ क्यों नहीं बना है, अंदर का पानी बर्फ क्यों नहीं बना है। तो इसका आंसर क्या है, सिंपल सी बात है, ये जो बर्फ होता है ना, बर्फ, ये भाई साहब बैड कंडक्टर होता है, ये बैड कंडक्टर होता है आपके हीट का, माने कि ये उष्मा का वाहक नहीं होता है, ये उष्मा का कैसे रहेगा जी, कुचालक रहेगा, कैसे रहेगा, कुचालक रहेगा। और इसी के वजह से अंदर का पानी जो है भाई साहब पानी रहता है, वो बर्फ नहीं बनता। माने कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। और यहां पे आपने अतिरिक्त तर्क लगा दिए भाई साहब, और आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे 1000 लाइक के ऊपर पहुंचा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह से आपका अगर प्रोत्साहन रहता है तो मैं और जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के लिए डेली लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया है। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते कि 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भाई साहब गड़बड़ कौन सी होती है। देखिए ये ग्राफ जो है आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं, आपके एनसीईआरटी से लिए गए। यहां पे आप देख पा रहे हो, यहां पे तापमान में बढ़ाते जा रहा हूं और यहां पे जो है उसका वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, माने कि इसका आयतन यहां पे दिया है। और आप देख पा रहे हो जो 4 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस है, यहां पे आपका आयतन जो है वो सबसे कम है। आयतन कैसा है जी, आयतन सबसे कम है, जिसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से तापमान पर पानी का आयतन सबसे कम होता है, तो आपका आंसर रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। और वही अगर पूछा जाता है पानी का घनत्व सबसे ज्यादा कौन से तापमान पर रहता है, वो भी आपका 4 डिग्री सेल्सियस है। ये देखिए भाई साहब डंडी बड़ी है और यहाँ पे डंडी छोटी है, और ये हो गया आपका घनत्व यहाँ पे बताया गया है। समझ में आया सभी को, ये दोनों तापमान आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है।
क्लियर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बताइए, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर रीच इट्स मैक्सिमम डेंसिटी। पूछा गया है कि कौन से तापमान पर पानी जो है अपने अधिकतम घनत्व के ऊपर पहुंचता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्या आंसर रहेगा? बहुत बढ़िया, वो रहेगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस। क्या रहेगा? 4 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। What happened to the volume of 1 kg of water when the temperature decreases from 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पे बोला गया है कि अगर मैं किसी पानी को, 1 किलो पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दूं तो भाई साहब क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, उसकी मात्रा के ऊपर क्या, हाँ वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा गया है, उसके आयतन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आयतन माने कि वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? चलिए बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यहां पे मैक्सिमम, यहां पे आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा। 4 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर रहा हूं। 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन सबसे ज्यादा होता है, पर जैसे 1 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाओगे ना भाई साहब, उसका आयतन बढ़ने लगता है, उसका आयतन बढ़ने लगता है। और इसी के वजह से जब कभी भी कोई फ्रीज की बोतल अगर बर्फ बनी होगी तो आप देखोगे ऐसी फूली हुई आपको मिलेगी। पता है क्यों? कंप्लीटली फिल कर दो बोतल को और फ्रीजर के अंदर रख दो, दूसरी सुबह जब निकालोगे ना तो भाई साहब वो ऐसी होके रहती है। पता है क्यों? क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? आयतन बढ़ जाता है। वही अगर डेंसिटी के बारे में पूछते, वही अगर डेंसिटी के बारे में पूछते, माने कि घनत्व के बारे में अगर पूछते हैं, तो घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा जी? ये भाई साहब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसी के वजह से जो है आपका जो बर्फ होता है, बर्फ जो होता है ये पानी के ऊपर तैरता है, पानी के ऊपर तैरता है, क्योंकि बर्फ कौन से डिग्री पे बनता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे बनता है। समझ में आया पूरा कंसेप्ट क्या है? ऐसे क्वेश्चन आपके लूसेंट में दिए हैं, माने कि दिमाग चकरा जाता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और वही सोचने का दर जो है आपका एग्जामिनेशन में कम हो जाएगा अगर आप ये क्लास डेली करते हो। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। अब इसका गलत नहीं करेगा, इसका कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक है? किसी का भी मैं नहीं चाहूंगा कि मोए मोए हो जाए, ठीक है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए बताइए, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। पूछा गया है कि अगर मैं 10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक को कूल कर रहा हूं, 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा है, तो वहां पे डेंसिटी मान की घनत्व के ऊपर असर क्या होगा? चलिए बताइए, देखते हैं कौन कौन सही उत्तर करना है। घनत्व क्या हो जाएगा? अभी बताया था भाई साहब, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? अभी बताया था मैंने, घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहा गया? डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज तो हो रहा है, पर देखिए यहां पे एक ऑप्शन भी है भाई साहब, यहां पे एक ऑप्शन भी है, डेंसिटी इंक्रीजेस अप टू 4 और उसके बाद डिक्रीज होगा। नहीं नहीं, देखिए यहां पे ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है ना। डिक्रीज तो हो रहा है हमें पता है, पर ग्राफ के अगर ऊपर जाते हैं, सभी लोग ग्राफ के ऊपर ध्यान देंगे, घनत्व देखिए, जैसे कि 10 डिग्री सेल्सियस है ना, 10 डिग्री सेल्सियस है, उसे अगर मैं ठंडा करते जा रहा हूं तो घनत्व पहले बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा होगा। और 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे ठंडा कर रहा हूं तो घनत्व कम हो रहा है। माने कि आपका आंसर क्या आना चाहिए भाई साहब? आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, डेंसिटी इंक्रीजेस अप टू 4 देन डिक्रीजेस, क्योंकि ग्राफ हमारा ऐसा है, 10 डिग्री सेल्सियस के जब 4 डिग्री सेल्सियस तक आप ठंडा करोगे तो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, फिर जाके नीचे आ रहा है। माने कि ये घनत्व क्या हुआ यहां पे बढ़ा, और यहां पे क्या हुआ भाई साहब? कम हुआ। कब? 4 डिग्री सेल्सियस। ये है क्वालिटी क्वेश्चन, ये है नेशनल लेवल के क्वेश्चन जिन्हें आपको फेस करना है अगर आप
इंडिया की कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, और ये समझने के लिए जिगरा होना चाहिए, और जिसके पास जिगरा नहीं है ना भाई साहब, वो भाग जाएगा क्लास से, मुझे पता है। और जिसके पास जिगरा है वो आखिरी तक टिके रहेगा, ताकि उसे कंसेप्ट समझ में आए। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है? हाँ, माथा पकड़ो और घूरनी लग जाएंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ही वैसे पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इसी प्रकार के और हाई लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने बोला था बेसिक टू हाई जाएंगे, ये अब हाई तक पहुंच गए हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन ऐसे करने में मजा आता है, क्वेश्चन ऐसे करने में मजा, जहां पे दिमाग लगाने की बात आए। जहां पे दिमाग ही नहीं लगाना है भाई साहब, वहां पे क्वेश्चन करके क्या मतलब है? वो तो क्वेश्चन हर कोई कर लेगा। और आपको बताऊं एक एक बताऊं, सिलेक्शन वाले कैंडिडेट में और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, इन दोनों में अंतर यही होता है कि सिलेक्शन वाला कैंडिडेट ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता है, और बिना सिलेक्शन वाले कैंडिडेट ये 99% होते हैं, और सिलेक्शन वाले 1% कैंडिडेट जो है वो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके दिमाग बढ़ाते हैं। अगर आपको सोचना है कि आपको कहां पर आना है, तो ये 99 में आना है कि भाई साहब 1 में आना है, ये आपका डिसीजन रहेगा, है ना? बहुत बढ़िया। क्या रहेगा? पूछा गया है फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन बाय द डिवीजन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले तो आपको लीनियर मोमेंटम का फार्मूला पता है, मास इंटू वेलोसिटी, है ना? द्रव्यमान गुना में वेग आ जाएगा, और उसको बोला गया है मोमेंटम डिवीजन ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ इट्स वेलोसिटी। मान की वेलोसिटी से इसे डिवाइड कर दो भाई साहब, इतना इजी क्वेश्चन था। डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? वी वी कैंसल भाई साहब, एम आ गया, एम आ गया। पर इसमें भी गलती कर दी कुछ लोगों ने, कर दिया, क्या कर दिया? नहीं कर दिया भाई साहब। इसका आंसर आएगा आपका मास, माने कि क्या आएगा? द्रव्यमान आएगा। चलिए मुझे बताइए, एक्सेलरेशन, त्वरण जो है वो जी का वैल्यू कहां पर ज्यादा होता है? ये जी का वैल्यू अर्थ के ऊपर कितना होता है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे, इसका वैल्यू बताएंगे और इसकी इकाई भी बताएंगे। जिन जिनको पता है सभी लोग करेंगे। उसके बाद इसकी इकाई बता दो। सबसे पहले तो क्या रहेगी? ये रहेगी आपकी भाई साहब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके इकाई के ऊपर हमेशा ध्यान रखना, इकाई के ऊपर हमेशा ध्यान रखना। यहां पे एग्जामिनर जो है आपको फंसा के भाई साहब आपका गला काट देगा, बता रहा हूं, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। और जी का वैल्यू अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा कहां पर होता है जी? ये होता है आपका पोल के ऊपर मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम माने कि पोल माने कि ध्रुव हो गया, ध्रुव, है ना? ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा, चलिए इसकी जो खाली वैकेंसी है उसे भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट आपके लिए लेके आया हूं। यहाँ पे खाली जगह भरते हैं। सब लोग तैयार है? तैयार है? तैयार है। चलिए बताइए, मोमेंटम, इसका सिंबल क्या रहेगा? इसे पी से डिनोट किया जाता है। इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका ये भाषा प्रोडक्ट रहेगा? ये रहेगा आपका मास और वेलोसिटी का। किसका? मास और वेलोसिटी का। अब बताओ, यहां पे आपको वेलोसिटी दी गई है 16 मीटर पर सेकंड, और इसका द्रव्यमान दिया है आपको 2000 किलो। तो इसका मोमेंटम कितना आया? ये 16 मीटर पर सेकंड दिया है आपको वी, और या इसका मास जो है भाई साहब आपको दिया है 2000 किलो। तो मुझे बताइए इसका मोमेंटम कितना आएगा? सभी लोग कैलकुलेट करेंगे और जल्दी से बताएंगे। अब किसी किसी को लगेगा सर ये बच्चों की तरह क्यों पढ़ा रहे हो? भाई साहब ऐसे ही पढ़ाई की जाती है, ऐसे ही बेसिक समझे जाते हैं, ऐसे ही कंसेप्ट दिमाग में रहते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट भी आ गया, डेफिनेशन आ गया, फार्मूला हो गया, न्यूमेरिकल भी हो गया। भाई साहब ये भी तो भरना है, ये भी तो भरना है। पूरा का पूरा एक कंसेप्ट एक ही। इसमें कितना आ जाएगा? 16 गुना में 2000 कर दो भाई साहब, कितना आ गया? 32 पे 3 जीरो, 32,000। अब इसकी इकाई कौन बताएगा भाई साहब? चलिए बताइए इसकी इकाई क्या रहेगी? इसकी इकाई बताओ क्या रहेगी? इकाई क्या रहेगी? इसका यूनिट क्या रहेगा? यूनिट क्या रहने वाला है? मास वेलोसिटी। मास वेलोसिटी क्या आएगी? केजी मीटर पर सेकंड। क्या आएगा? केजी मीटर पर सेकंड ही आएगा। अब बताइए
सिंस यहां पे आ जाएगा भाई साहब, यूनिट तो आ गया केजी मीटर पर सेकंड। सिंस फोर्स जो है, वेलोसिटी जो है, यहां पे फोर्स तो नहीं आया, वेलोसिटी क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटी है। वेग जो है आपका सदिश राशि है, इसलिए मोमेंटम भी कैसे रहेगा आपका, सदिश राशि रहेगा। कैसे रहेगा, सदिश राशि रहती है। ठीक है, ये इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है आपके मोमेंटम के बारे में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, अगर कोई चीज आसमान से नीचे गिर रही है तो उसमें कौन सी क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी। चलिए बताइए, चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे, क्या रहेगा इसका उत्तर बताइए। जब ऊपर से नीचे गिर रही है कोई वस्तु तो इसका आंसर क्या रहेगा, क्या उसका संवेग समान रहेगा, क्या इसकी वेलोसिटी समान रहेगी, या उसका त्वरण रहेगा। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। देखिए मोमेंटम कभी कांस्टेंट रहता है, सिंपल सी बात है जी, बिल्कुल गोले वाली बात है। मुझे बताइए, इस गोले को अगर मैंने आसमान से छोड़ दिया, ये आपकी जमीन है, जब ये नीचे आएगा तो उसकी गति जो है, उसका जो वेग है, ये बढ़ते जाएगा, यहां पे ज्यादा रहेगा, यहां पे ज्यादा रहेगा। इसका मतलब क्या है, आपका वेग क्या हो रहा है जी, बढ़ रहा है। माने कि ये तो गया भाई साहब। अब मोमेंटम मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास माने कि इसका द्रव्यमान तो नहीं बदलने वाला, पर वेलोसिटी बदल रही है, वेग बदल रहा है, इसका मतलब इक्वल मोमेंटम भी नहीं रहा। क्या आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा आपका एक्सेलरेशन माने कि त्वरण। क्या रहेगा आपका, त्वरण, ये आंसर रहेगा। कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात भाषा में बताता हूं। जैसे कि ये बॉल है, ठीक है, जैसे कि एक सेकंड में मान लीजिए 9.8 मीटर जा रहा है, दूसरे सेकंड में कितना जाएगा पता है क्या, 19.6 मीटर जाएगा। मान कि यहां पे बदलाव कितना आया, 9.8 का ही आएगा। मान कि हर एक सेकंड में उसकी 9.8 से गति बढ़ती जाएगी, 9.8 से गति बढ़ते जाएगी। और गति के समय के साथ अगर गति बदल रही है, सब फिर से बता रहा हूं, अगर समय के साथ गति बदल रही है तो उसे बोलेंगे हम त्वरण। क्या बोलेंगे, त्वरण। और यही यहां पे होता है, इसलिए नीचे आते समय हर चीज की गति बढ़ते जाती है। क्लियर हो गया यहां पे, आगे बढ़े, आगे बढ़ते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए बताइए, द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी को पता है हमारे धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, बराबर है। इट इज स्लोली राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर। वो क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो कर रहा है, तो वो कौन सी किरणों को एब्जॉर्ब कर रहा है, किसको अवशोषित कर रहा है। और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपने देखा होगा, अगर कोई यहाँ पे बीपीएससी का बच्चा अगर है तो उनको पता होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका लूसेंट से लिया गया है, ये क्वेश्चन आपका लूसेंट से लिया गया है। ठीक है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, इसी टाइप का बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन आया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। कोई बोल रहा है बी, कोई बोल रहा है सी, है ना, कोई बोल रहा है ए। माने कि सब फुर है यहाँ पे, है ना, सब लोग फुर हो गए यहाँ पे क्वेश्चन देखते ही। वाटर वेपर ऑफ द एयर retain its heat, ultraviolet part of the solar radiation, all the solar radiation, the infrared part of the solar radiation। चलिए बताइए, देखिए इसका आंसर रहेगा इंफ्रारेड पार्ट जो होता है सोलर रेडिएशन का, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। यहां पे सिंपल से एक डायग्राम दिखा देता हूं, देखिए यहां पे क्या हो रहा है, आप सभी लोग यहां पे ध्यान दे सकते हो। ये सूरज से आने वाली किरणें हैं, सूरज से आने वाली किरणें धरती पर गिरेगी, धरती उसे अवशोषित कर लेगी। दिन भर में आपकी धरती गर्म हो जाती है, उसके बाद शाम के टाइम में आपने देखा होगा धरती से ऐसी भाप बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है। और वही उष्णता जो होती है, वही जो उष्मा होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, वही होती है आपकी इंफ्रारेड। क्या होती है, इंफ्रारेड। और ग्रीन हाउस गैसें जितने भी होती है वो सभी इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, वो आपके वातावरण को छोड़कर उसे नहीं जाने देती है। और कौन सी एब्जॉर्ब करती है, इंफ्रारेड एब्जॉर्ब करती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया यहां पे, ये समझ में आ गया कौन सी रेस। अब देखिए सूरज से आने वाली किरणें वो एब्जॉर्ब नहीं करती, धरती पर गिरेगी सूरज की किरणें, फिर सूरज की किरणें जो है धरती से बाहर निकलेगी,
हीट बाहर निकलेगी और उसे एब्जॉर्ब करेगी आपकी ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है, कोई बता सकता है? ग्रीन हाउस गैस मतलब क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस मतलब क्या होता है? ऐसे गैसेस, ऐसे वायु, वो क्या करते हैं? ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, उन सभी को बोलेंगे हम ग्रीन हाउस गैस। क्या बोलेंगे जी? ग्रीन हाउस गैस। सभी लोग मुझे बताएंगे कि हमारे धरती पे बनने वाला मीथेन ये ग्रीन हाउस गैस है क्या? हमारे धरती पे बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है क्या? हमारे धरती पे बनने वाली जो पानी की भाप है, पानी की जो भाप है, क्या वो ग्रीन हाउस गैस है क्या? हमारे वातावरण में पाए जाने वाला जो O3 है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं, क्या ये ग्रीन हाउस गैस है? जी हाँ, मैंने यहाँ पे जितने भी नाम लिखे ये सभी के सभी ग्रीन हाउस गैस है। एक और नाम लिखता हूं, ये क्या? कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? है या नहीं है? जी, ये नहीं है, ये नहीं है भाई साहब, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करेंगे। रॉकेट कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? रॉकेट कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, ठीक है। सभी लोग इस होमवर्क को अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसके एक एक प्रिंसिपल को कल मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। दानिश सर के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में गए हैं और इसी की वजह से जो है दानिश सर आज नहीं आ पाए हैं। अगर तब कल उनकी तबीयत ठीक होती है तो कल वो जरूर अपने क्लास में आ जाएंगे, ठीक है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच।